新しい区区役役所、はいあの信号をはい渡って右ともう一個信号があるから、はいそれを左で200メートル。わかりましこのビルた。はい。हेलो दोस्तों, आपका नए वीडियो में फिर से स्वागत है। अभी हम खड़े हैं नए वाले वार्ड ऑफिस के सामने। अभी मुझे सुबह सुबह यानी फ्रांस के सुबह और जापान के दोपहर में कैटलिन का फ़ोन आता है, क्योंकि फ्रांस में तो अभी आई थिंक अर्ली रात हो रही है। वहाँ पे उसका फ़ोन आता है, उसको वीज़ा बनाना है उसके गर्लफ्रेंड का जापान के लिए, जल्दी शादी करने वाला है। अपडेट आपको दूंगा क्या है। तो जिन लोगों को नहीं पता कैटलिन कौन है, तो मेरा दोस्त है, चाइनीज़ है। अभी हम साथ में काम करते हैं। अभी वो फ्रांस में ट्रेनिंग के लिए गया, जैसे मैं स्पेन गया था 1 साल के लिए, वैसे वो गया है और अभी जल्दी आने वाला है दिसंबर में। तो उसको बनाना है वीज़ा उसके गर्लफ्रेंड के लिए, जो कि अभी जापान में आने वाली है। तो उसका फ़ोन आता है और उसको कोई डॉक्यूमेंट चाहिए थे वार्ड ऑफिस से। वो तो वहाँ पर बना नहीं सकता, तो एज अ रिप्रेजेंटेटर मुझे उसने बोला है। जल्दी से मैं आया भी वार्ड ऑफिस में। वो वार्ड ऑफिस तो पुराना वाला आपने देखा होगा शायद मेरे पिछले ब्लॉग में, वो वहाँ पे काम चल रहा है, बंद हो गया। तो वहाँ पे पूछा मैंने और उन्होंने बताया कि ये वाला नया वार्ड ऑफिस यहाँ पे खुला है, बट यहाँ पे पार्किंग के लिए जगह है नहीं। तो मुझे ना अंडरग्राउंड पार्किंग मिली है यहाँ पे नीचे। तो चले जाते, साइकिल को पार्क लगाते हैं। यूजुअली जापान में पार्किंग अंडरग्राउंड भी होती है। ये वाली पार्किंग आपको दिखाता हूँ मैं कैसी है, थोड़ी अलग है। ये देखो, यहाँ पर अगर आपको ऊपर लाना है साइकिल, तो ये अलग से इन्होंने दिया है। यहाँ पे इसके अंदर अपना चक्का फंसा दो और साइकिल ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगी। बट नीचे जाने के लिए हम ये स्लोप से जाएंगे। देखो यहाँ से सीढ़ियाँ है, अगर आपको सीढ़ियों से चलना है सीढ़ियों से चलो, साइड में अपनी साइकिल ले जाओ। मैं भी कैमरा अंदर रख देता हूँ क्योंकि स्लोप बहुत ही गंदा है। भाई साहब, यहाँ पे तो पेड पार्किंग लग रही है मुझे। हमें तो 10-15 मिनट का काम था। पता नहीं, ये टिकट वगैरह मैंने आज तक कभी यूज़ की है नहीं। इचिजिकान वन डे नरोल। अरे यार, यहाँ पे 1 डे का पार्किंग है। मुझे लगा 1 घंटा हमें लगाना था जाते ऊपर वापस। तो यहाँ पे कन्वेयर बेल्ट लगा हुआ है, इससे साइकिल में मेरी ऑटोमेटिकली ऊपर जा रही है। ये सही है, ज़्यादा प्रेशर नहीं लगता है। अब यहाँ पे तो अंकल ने बोला 1 दिन का पार्किंग, 1 दिन तो लगाना नहीं हमको साइकिल। 15-20 मिनट, आधा घंटा, मैक्सिमम 1 घंटा लगेगा। ये काम करते हैं, आगे देखते कहीं पे पार्किंग तो होना चाहिए बाहर। यहाँ पर जल्दी से लगाना पड़ेगा क्योंकि अभी बंद होने वाला है आधे घंटे में ये वार्ड ऑफिस। यार यहाँ पे दूर दूर तक मुझे कोई पार्किंग नहीं दिख रही है। कहाँ लगाऊँ साइकिल? ये भी एक दिख रही है मुझे, ये भी पेड पार्किंग है। साला फ्री वाला कोई नहीं मिल रहा है यहाँ पे। जापान में आप कहीं पर भी साइकिल पार्किंग को नहीं लगा सकते, भले आपको जगह दिख जाए काफ़ी सारी कहीं पे भी, कोई बिल्डिंग के सामने, बट आप आपके 2 व्हीलर 4 व्हीलर साइकिल तक आप यहाँ पे रोड के ऊपर नहीं लगा सकते। ये रूल बहुत स्ट्रिक्ट रूल है। तो अभी मैंने साइकिल लगाई मेरे जिम के पास में। जिम मेरा ये साइड में, अगर आपको पता होगा, थोड़ा आगे। तो यहाँ पे सारी पेड पार्किंग थी। मेरा 15 मिनट का ही काम है, तो मुझे फिर सडनली क्लियर हो कि मेरा जिम यहीं पर है। थोड़ा गया मैं वहाँ पे, लगा दी साइकिल पार्किंग और थोड़ा चल के आया हूँ। चलो दोस्तों, पहुँच गया मैं इस ऑफिस के अंदर। अभी मैं मिलता हूँ काम खत्म होने के बाद में। हो गया दोस्तों हमारा डॉक्यूमेंट बना के। बट ये जो वार्ड ऑफिस है दोस्तों, सच में ये मुझे लग रहा है एयरपोर्ट है या फिर कोई मॉल की तरह है। इतना बढ़िया है अंदर, क्योंकि नया बिल्डिंग खुला नहीं है। पूरा ऑटोमेटेड करके रखा है इन्होंने इस पूरे बिल्डिंग को। और वार्ड ऑफिस जैसे हमारे इंडिया में होते हैं ना, कि गवर्नमेंट ऑफिस होता है तो सब मैनुअल काम होते हैं वहाँ पे, यहाँ पर सब कुछ ऑटोमेट करके रखा है। मैं शॉक हो गया यहाँ पर आके, इतना बढ़िया सर्विस दिया इन्होंने यहाँ पे। और अच्छी बात ये पता है आपको, अगर फॉरेनर हो आपको अगर जापानीज़ ठीक से नहीं आ रही है, यहाँ पे फॉर्म्स वगैरह जो सब इंग्लिश में है, काउंटर पे भी इन्होंने इंग्लिश और जापानीज़ दोनों में लिख के रखा है। तो अगर आप जापान में आ रहे हो तो आपको इतना इजी यहाँ पर हो जाएगा ना। कभी कभी डर लगता है यार, यहाँ पे हमारे गवर्नमेंट के काम, जैसे ऑफिस में जा रहे हो कहीं वार्ड ऑफिस में वगैरह, तो कैसे करेंगे? जापानीज़ बोलता आता नहीं है, लिखना आता नहीं है, कोई टेंशन का काम नहीं है। यहाँ पर अभी धीरे धीरे ना फॉरेनर्स के लिए बहुत ही इन्होंने सेव करके रखा है और काफ़ी इजी करके रखा है। शिट यार, अभी मेरा ध्यान गया है, जो पार्किंग है ना, ये जो वार्ड ऑफिस है ना उसी की पार्किंग है। और देखो पहले 2 घंटे ना फ्री है, पहले 2 घंटे फ्री, उसके बाद में 100 येन है। मैंने अभी देखा है, देखो ये भी ऑटोमेटेड करके रखना, बटन दबाना है, कूपन आ जाएगा आपका, 2 घंटे के अंदर है तो फ्री।
उसके बाद में फिर जब आप एग्ज़िट से बाहर निकलोगे तो ऑटोमेटिक आपको पैसे पे करने पड़ेंगे अगर 2 घंटे के बाहर है तो। कोई नहीं, पता नहीं था मुझे ये सिस्टम भी यहाँ पर है बोल के। नेक्स्ट टाइम आऊँगा ये ऑफिस में, वार्ड ऑफिस में, तो पता रहेगा, तो यहीं पे साइकिल लगाऊंगा। तो चलिए अभी जाते हैं घर पे। मैंने ऑफिस को 1 घंटा छुट्टी लिया था, जाके वापस से काम को बैठना पड़ेगा। और गैटलिन को भेजता हुआ डॉक्यूमेंट जो उसके लिए बनाए थे, बढ़िया खुश हो जाएगा वो। मैं वही बोलूँ कि इतना साइकिल जाम क्यों जा रही है चलाने के लिए। ये देखो गियर की क्या हालत हो गई है मेरे, पूरा जंग खा गया। बारिश आई थी ना अभी पिछले हफ्ते पूरा, तो पूरी जो चेन है, गियर है, सारे जंग खा गए। तो काम करते, ऑयल डालते इसके अंदर। अभी हमारे पास में साइकिल में डालने के लिए वो जो तेल आता है ऑयल, वो तो नहीं है। तो एक ही ऑप्शन मेरे पास में जो खाने का तेल है, ऑलिव ऑयल, जो मैं मेरे खाने में यूज़ करता हूँ, वो डालते हुए साइकिल में। यूजुअली तेल तो मैं कम ही खाता हूँ, बट आज काम हो जाएगा हमारे साइकिल में डालने के लिए। अब इसको डालोगे समझ में नहीं आ रहा है। काम करते ही थोड़ा सा ढक्कन है ना, इसके अंदर लेते हैं थोड़ा सा, और फिर इसके ऊपर डालने की कोशिश करते हैं। मेरा जो तेल है ना बहुत दिन चलता है। कैटलिन को भी PDF बना के भेजा है वो डॉक्यूमेंट का। थैंक यू मैसेज आता है उसका, और बोलता है भाई पार्टी दूंगा तुझे यहाँ पे आने के बाद में। मतलब भाई आ तो जा पहले, फिर करते हैं पार्टी। अभी मैं न्यूज़ पढ़ रहा था दोस्तों जापान की, और एक गुड न्यूज़ है और बैड न्यूज़ भी है। गुड न्यूज़ ये है कि राइस अभी जो हार्वेस्ट हुए थे नए वाले, वो अभी मार्केट में आना स्टार्ट हो गए हैं। तो जो शॉर्टेज है राइस का, वो तो अभी ख़त्म होने वाला है, पॉसिबिलिटी वही है। बट उसी के साथ में जो प्राइस है वो हाइक होने वाले हैं, और वो भी थोड़े बड़े नहीं, 30 से 50%, यानी 30 to 50% यहाँ पे राइस के जो प्राइस है वो हाइक होने वाले हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 किलो का जो राइस का पैकेट है वो पहले मिलता था अराउंड 1200 के आसपास, अच्छे वाले राइस, और नॉर्मल राइस 1000 येन के आसपास मिलते थे। अभी सेम राइस आपको मिलेंगे 1500 येन के, 1500 से 1600 येन के आपको वो राइस मिलेंगे नॉर्मल वाले, और जो अच्छे वाले क्वालिटी के वो तो 2000 के मिलेंगे 2 किलो। तो महंगा हो रहा है जापान अभी। तो अगर आप प्लान कर रहे हो जापान आने का, तो अभी ये चीज़ें आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि धीरे धीरे जापान में जो चीज़ें हैं वो थोड़ी एक्सपेंसिव होते जा रही है। तो आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग भी ऐसे बढ़ते जाएगा। तो आपका जो सैलरी है ना, वो भी उस लेवल तक होना चाहिए, तभी जाके आप जापान में, स्पेशली टोक्यो में सर्वाइव कर सकते हो। दोस्तों मुझे काफ़ी कमेंट्स आते रहते हैं कि जापान का एजुकेशन सिस्टम कैसा है, स्कूल सिस्टम यहाँ पे कैसा है, वो बताने के लिए। और मैंने अभी तक वो वीडियो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि दोस्तों मैं एक स्कूल में जाके वो वीडियो एक्चुअली बनाना चाहता हूँ। वहाँ पे फिजिकली जाके मैं आपको स्कूल सिस्टम का एक्सपीरियंस देना चाहता हूँ। जो भी इन्फॉर्मेशन है मैं वहाँ पे आपको जाके बताना चाहता हूँ। इसलिए आज की वीडियो में मैं आपको एजुकेशन के पहले जो होता है वो चीज़ बताने वाला हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे शादी करके आए हो, या फिर आप इंडिया में शादी कर रहे हो और आपका बच्चा जापान में हो रहा है, तो आप वो यहाँ पे आपका जो बेबी है वो करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों आपको पता ही होगा कि जापान की पॉपुलेशन का क्या हाल है। मैंने काफ़ी वीडियोस और रील्स भी बनाए थे इसके बारे में कि जापान का जो पॉपुलेशन है वो अभी ट्वाइस के रेट से गिरते जा रहा है, और 2070 तक अगर कुछ एक्शन नहीं लिया ना तो 30-40% जापान का पॉपुलेशन वाइप आउट होने वाला है। हाँ दोस्तों, तो यहाँ की गवर्नमेंट ना इतना काम कर रही है यहाँ की पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए, इतना मेहनत कर रही है, और ऐसे ऐसे नई नई पॉलिसीज ला रही है यहाँ पे। तो अगर आप जापान में आके यहाँ पे आपका बच्चा बेबी बॉर्न करने का सोच रहे हो, या फिर इंडिया में शादी हो चुकी है आपके और आप जापान में बेबी आपका बॉर्न करना चाहते हो ना, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ होने वाली है। हाँ दोस्तों, भले ही आप नहीं करना चाहते हो, बट ये वीडियो आप नॉलेज के लिए भी देख सकते हो कि जापान में अगर आपको बेबी हो रहा है तो क्या क्या फ़ायदे यहाँ की गवर्नमेंट आपको दे रही है। देखो सबसे पहले तो हम बात करने वाले हैं पैटर्निटी और मैटरनिटी लीव की। मैटरनिटी लीव तो आपको बताऊंगा कि मॉम अगर जॉब कर रही है, उनको बेबी हो रहा है, तो वो छुट्टी ले सकते हैं। बट पैटर्निटी लीव भी यहाँ पे जापान में होती है, जिसमें कि जो फादर है वो भी छुट्टी ले सकता है यहाँ पे। जैसे मेरे ऑफिस में मेरे जो टीम मेंबर है उसको भी दूसरा बेबी हुआ है और वो अभी लीव पर है। वो घर के सब काम करेगा, बच्चे संभालेगा, 1 साल का छुट्टी ले सकते हैं मैक्सिमम यहाँ पे, और उसको ब्रेक भी कर सकते हैं। अगर आपको 1 महीना लेना है ज्वाइन करो, फिर और 2 महीना बीच में लेना है, तो आप मैक्सिमम 1 साल तक यहाँ पे पैटर्निटी लीव ले सकते हो। और अच्छी बात इसमें दोस्तों, आपको सैलरी मिलते रहेंगे। ऐसा नहीं कि आपने छुट्टी लिया 1 साल और आपको सैलरी नहीं मिलेगी, पैसे भी आपको मिलेंगे, छुट्टी भी आप ले सकते हो। दूसरा, यहाँ पे आपको पैसे मिलेंगे अगर आप यहाँ पे बच्चा पैदा कर रहे हो, तो यहाँ की गवर्नमेंट मदर को
5 लाख येन, यानी INR में कितने 3 लाख रुपीस के आसपास पैसे देंगे। और इसी के साथ में जब तक बच्चा 3 साल का नहीं हो जाता तो आपको फिर से फिनेंशियली सपोर्ट करने वाली है। 15,000 येन मंथली आपके अकाउंट में आने वाले हैं जब तक बच्चा आपका 3 साल का नहीं हो जाता है। और उसके बाद में जब 3 साल का हो गया ये 15,000 तो बंद हो जाएंगे, बट 3 साल से लेके हाई स्कूल तक आपको 10,000 येन मिलते रहेंगे मंथली। तो इसको बोलते हैं चाइल्ड अलाउंस। अब जैसे जैसे यहाँ पे बच्चे बड़े होते जा रहे हैं उनका एजुकेशन कॉस्ट वो बढ़ते जाता है, तो इसके लिए उन्होंने और तरीका नया निकाला है। यहाँ पे वो बच्चों को देंगी स्कॉलरशिप और साथ ही में उनका जो ट्यूशन फी है वो भी यहाँ पे काफ़ी हद तक कम करने वाले, ताकि उनके जो मॉम डैड है उनको एजुकेशन का खर्चा कम हो जाए। क्योंकि जापान में बच्चे को रेस करना बहुत एक्सपेंसिव है। अगर आप टोक्यो में रह रहे हो तो और ज़्यादा एक्सपेंसिव है, क्योंकि यहाँ पे खर्चे इतने ज़्यादा है। और ऊपर से आपका अगर बेबी है तो यहाँ पे जो खर्चे होते हैं ना वो यानी मैं आपको नंबर में बताऊंगा तो आप शॉक हो जाओगे, इतने यहाँ पे फैमिली के खर्चे होते हैं। तो उसको कम करने के लिए और यहाँ पे बर्थ रेट को बढ़ावा देने के लिए यहाँ की गवर्नमेंट पेरेंट्स को इस तरीके से मदर अलाउंस, फादर अलाउंस, चाइल्ड केयर अलाउंस इस तरीके से पैसे देकर सपोर्ट करती है। और साथ ही में यहाँ पे दोस्तों आपके ऑफिस में भी चाइल्ड केयर का सिस्टम होता है। तो हर ऑफिस के नीचे बिल्डिंग में एक चाइल्ड केयर का सेक्शन होता है, जहाँ पर समझ लो मेरा कोई बेबी है, मैं ऑफिस में जा रहा हूँ तो मैं मेरे बच्चे को वहाँ पे नीचे चाइल्ड केयर में रख दूंगा। वहाँ पे और भी बच्चे होंगे ऑफिस में जो भी आते हैं उनके बच्चे होंगे, वहाँ पे सब दिन भर खेलते हैं, उनका खाने पीने का खेलने का सब कुछ वहाँ पे अरेंज किया रहता है। आप बढ़िया ऊपर काम करो, आपका ऑफिस खत्म हो गया, बच्चे को वहाँ से पिक करके आप घर पे निकल जाओ। तो जब भी मैं ऑफिस जाता हूँ तो मैं ये जो मेरा अभी नया वाला ऑफिस है इसके नीचे भी वो बना हुआ है, और जो मेरा पुराना ऑफिस था ना वहाँ भी बना हुआ था। और सारे बच्चे, मैं जब लंच टाइम में बाहर निकलता था, ऐसे खाना खा के थोड़ा वॉक करता था मेरे बिल्डिंग के पीछे के साइड में, सारे बच्चे बाहर निकलते थे, बढ़िया खेलते थे। तो ये सिस्टम ना बहुत बढ़िया है जापान में। और जापान में लोग शादियां नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ पे सिंगल ही लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, और शादी करने के बाद में फैमिली बढ़ाने का वो जो खर्चा वगैरह है उससे लोग ज़्यादा शादी यहाँ पे करते हैं नहीं। तो ये जो अभी सब गवर्नमेंट का अभी चालू हुआ है बजट, इन्होंने जो नया लाया है अभी, और आने वाले 5-6 साल में ये और बजट अपना अच्छा खासा ऐड करने वाले, ताकि जो सिंगल लोग हैं वो शादी करें और शादी करने का सोचे और बच्चा पैदा करने का सोचे, ताकि जापान की पॉपुलेशन बढ़ जाए। शायद मैंने आपको पिछले कुछ व्लॉग्स में बताया था कि यहाँ की गवर्नमेंट ने एक गवर्नमेंट ऐप लॉन्च किया है। जैसे हमारे इंडिया में शादी.com, मैट्रिमनी.com होता है, वो तो गवर्नमेंट का नहीं, वो प्राइवेट है। बट जापान ने अपना खुद का ऐप लॉन्च किया है जिसमें कि वो हेल्प करने वाले हैं 2 लोगों को शादी करने के लिए। यानी अगर बंदा है उसको शादी करना है या बंदी उसको शादी करना है, वो मैच मेकिंग करेंगे और उसमें आपको उस गवर्नमेंट के ऐप में अपना सारा डेटा डालना पड़ेगा। बट उसमें ये बात है कि आप ऐसे वैसे टाइम पास करने के लिए या डेट करने के लिए इनरोल नहीं कर सकते। आपको अगर सच में शादी करना है तभी आप उसमें जाके इनरोल कर सकते हो। आपको उसमें आपका सैलरी वगैरह सब कुछ मेंशन करना पड़ेगा, और फिर गवर्नमेंट यहाँ की हेल्प करने वाली है आपको मैच ढूंढने के लिए। तो रिसेंटली दोस्तों मैंने अभी बहुत नोटिस किया, मेरे बाहर का तो छोड़ दो, मेरे ऑफिस में मेरी जो टीम है ना, तो 3-4 लोग अभी मैंने देखा है कि उनको भी सेकंड बेबी हो गए हैं, कुछ तो थर्ड बेबी उनको हो रहा है। तो अभी लोग मेंटली काफ़ी प्रिपेयर हो रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट काफ़ी सपोर्ट कर रही है उनको, फिनेंशियली भी मेंटली भी वो काफ़ी अभी अच्छे स्टेट में है बच्चा पैदा करने के लिए। तो हर लोग अभी यहाँ पे मैं देखता हूँ स्टॉलर में 2-2, 3-3 बच्चे लेके जाते हैं, कुछ के तो 4-4 बच्चे दिखते हैं। पहले तो मुझे एक बच्चा भी दिखता नहीं था यहाँ पे जब मैं 2016 में आया था, बट अभी तो मुझे धीरे धीरे बच्चे की जो तादाद है यहाँ पे धीरे धीरे मुझे ऐसा लग रहा है कि बढ़ रही है। और साथ ही में दोस्तों यहाँ की गवर्नमेंट जिनके बच्चे हैं उनके लिए घर बना रही है, हाँ स्पेशियस घर, क्योंकि यहाँ पे जापान में जो घर होते हैं वो काफ़ी छोटे छोटे थे, आपको पता होगा। मेरा भी घर काफ़ी छोटा है, और आप जितने भी घर, मैंने आपको काफ़ी और मेरे घर का एरिया भी बताया, सारे घर यहाँ पे छोटे। बट यहाँ की गवर्नमेंट घर बना रही है जिनके 1 से ज़्यादा बच्चे हैं, तो वहाँ पर वो रह सकते हैं। और उनका जो इंटरेस्ट रेट है, जो घर वहाँ पे खरीदने वाले वो बहुत ही कम अमाउंट में आपको घर मिलने वाले हैं, और जो इंटरेस्ट रेट है वो भी बहुत कम रहने वाला है। और आप चूज़ कर सकते हो, अगर आपके ज़्यादा बच्चे और आपको बड़ा घर चाहिए तो आप वैसा घर भी वहाँ पे ले सकते हो। बट एक बात है दोस्तों, यहाँ पे जो मदर, जैसे इंडिया में हमारे बाई होती है, बच्चा होने के बाद में हम बाई लगाते हैं जो कि पूरा घर का भी काम कर लेती है, बच्चे का भी सब संभाल लेती है। तो इंडिया में बाई काफ़ी सस्ती होती है। बट अगर जो मदर इंडिया से जापान में आने का सोच रही है, और अगर उनका बेबी है या फिर यहाँ पे उनको बेबी होने वाला है, और वो अगर ऐसा सोच रही है कि यहाँ पे बाई लगाएंगे और वो सब उसका केयर करेंगे, तो ये आप बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल देना। यहाँ पे बाई लगाना इतना महंगा है ना, जैसे कि आप एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हो ना, वैसा यहाँ पे आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप एक सिंगल बाई लगा रहे हो अपने एक बच्चे के लिए, तो आपको उसको अवरली 1500 येन देना पड़ेगा, अवरली दोस्तों। तो वो फिर दिन में 5 घंटे काम करेंगे, 10 घंटे, तो आप कैलकुलेशन कर लो, एक घंटे के 1500 येन, यानी INR में कितने हो गए, 800-900 रुपये हो गए वो।
तो ऑलमोस्ट 1000 ही पकड़ लो आप, अगर कोई अच्छी वाली लगाएंगी तो 1000 रुपीज़ इंडियन में आपको 1 घंटे के देने पड़ेंगे। तो अगर दिन में वो 10 घंटे काम कर रही है, 10,000 पर डे उसको मिल जाएंगे। तो मंथली आप कैलकुलेट कर लो कि कितना सैलरी वो यहाँ पे कमा सकती है। तो जापान में बाई का फंडा तो आप बिल्कुल मत भूल ही जाना, दिमाग से निकाल देना। आप ही को यहाँ पे बच्चे का सब करना पड़ेगा। आप इस बारे में क्या राय रखते हो, जापान में बेबी बॉर्न करना है नहीं करना है, उसके बारे में नीचे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी दोस्तों मैंने 2 दिन पहले ही ये मनी प्लांट लाए थे, 2 लाए। एक मैंने अंदर बेडरूम में रखा है और दूसरा मैंने यहाँ पर लगा के रखा है। और ये एक्चुअली जो मेरे पास बहुत साल पहले था ना, उसमें ये पूरा ग्रीन पत्ता था। बट ये जो देख रहे हो, ये आधा वाइट है आधा ग्रीन है, सारे पत्ते देखो ऐसे ही है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैंने ला तो लिया इसको, तब मैंने ध्यान नहीं दिया, बट घर आके मैंने देखा कि ये ऐसा क्यों है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर आपको पता होगा कि ये कुछ पेड़ में प्रॉब्लम है या ऐसे मनी प्लांट होते हैं, क्योंकि मेरे जो इंडिया में भी जो मनी प्लांट है ना, वो पूरे पत्ते ग्रीन है, ऐसे हाफ वाइट हाफ ग्रीन नहीं है। तो मुझे आप कमेंट करके बताना कि किस टाइप के पेड़ होते हैं, या फिर इसमें कुछ बीमार वगैरह तो नहीं हो गया पेड़। मेरी कॉफ़ी ख़त्म हो गई थी तो मैंने नई कॉफ़ी मंगाई है 1 किलो। हाँ, पहले मैं 250 ग्राम की कॉफ़ी मंगाता था, बट वो बड़ी महंगी गिरती थी। मुझे बाद में क्लिक हुआ कि यार एक बड़ा ही पैकेट 1 किलो का मंगाते, थोड़ी सस्ती भी गिरेंगे। और ये देखो मैंने इसके अंदर इसको बॉक्स के अंदर रखा है, पर ये काफ़ी छोटा है। इसके अंदर आई थिंक आधा किलो में आई है, आधा किलो पैकेट में रखी हुई है। और मुझे ना कॉफ़ी सूंघने की बहुत अच्छी, पता नहीं नशा लगा हुआ है तो मैं आते जाते ना कॉफ़ी सूंघते रहता हूँ, पता नहीं अलग से नशा चढ़ा है मुझे भी कॉफ़ी का। तो चलिए अभी हमारी बनाते हैं नई वाली कॉफ़ी और निकलते हैं जिम के लिए। और मैंने दोस्तों आपको लास्ट वीडियो में पूछा था कि मैं फ़ोन ले रहा हूँ, कौन सा लो रिकमेंड करने के लिए। तो काफ़ी लोगों ने मुझे आईफोन बोला, काफ़ी लोगों ने मना किया कि आईफोन मत लो, सैमसंग का अभी रिलीज़ होने वाला है नया, या फिर S23 S25 जो भी रिलीज़ लेटेस्ट मॉडल है सैमसंग का, वो लेने के लिए मुझे रिकमेंड किया था। बट बात ऐसी है ना, मैं आईफोन क्यों लेना चाहता हूँ, क्योंकि जो इकोसिस्टम बना हुआ है, मेरे पास मैकबुक है, एयरपॉड और एयरपॉड मैक्स, और साथ ही में आई क्लाउड है। तो ये पूरा इकोसिस्टम बना हुआ है, इसलिए मैंने सोचा कि आईफोन लेने से वो काफ़ी ईजी हो जाता है। अगर मैं एंड्रॉयड में स्विच कर लूँ अभी तो बहुत दिक्कत हो जाएंगी मुझे फिर से सब इकोसिस्टम को मैनेज करने के लिए। तो इसलिए मेरा प्लान था आईफोन लेने के लिए। अभी हम हैं एप्पल के वेबसाइट पे, और यहाँ पर मैंने इसको अभी गूगल ट्रांसलेट किया ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि जापानीज़ में होती है इनकी वेबसाइट। और यहाँ पे लिखा हुआ है प्री ऑर्डर स्टार्ट होने वाला है 13 तारीख को 9 बजे, और अभी 10 मिनट बचे हुए हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी जिम को जाने से पहले हम प्री ऑर्डर कर देते हैं। प्री ऑर्डर करने के बाद में फ़ोन लॉन्च होने वाला है 20 तारीख को, तो 20 तारीख तक तो हमें कुछ मिलने वाला है नहीं। जब मैं प्री ऑर्डर दूंगा तब पता चलेगा कि कब हमें वो फ़ोन मिलने वाला है। तो हम स्टोर में जाएंगे, स्टोर से उसको कलेक्ट करेंगे। बट अगर 20 तारीख मिली तो हम 20 तारीख को तो जा नहीं सकते, क्योंकि 21 को तो हमारा कंपटीशन है, और हम 19 को ही निकलने वाले हैं हिरोशिमा के लिए। तो मैं भी शायद कंपटीशन होने के बाद में हम उसको यहाँ के पिक करेंगे, या फिर मैं सोच रहा हूँ कि हिरोशिमा में अगर आईफोन एप्पल स्टोर है, मुझे नहीं पता अभी तक, मुझे देखना पड़ेगा। अगर वहाँ पे एप्पल स्टोर है तो मैं वो भी पूछ लूँगा कि वहाँ से हम कलेक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो मैं आपको हिरोशिमा का एप्पल स्टोर भी दिखा दूंगा, जो कि मैंने आज तक कभी देखा नहीं, बट देखना पड़ेगा कि हिरोशिमा में एप्पल स्टोर है भी या नहीं। तो चलिए जो भी अपडेट होता है मैं आपको देते रहूँगा। तो मिलता हूँ फिर मैं आपको अगले व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।